नमस्कार साथी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथियों, आप सब लोगों को मैंने बिहार के जितने भी हमारी कक्षाएं उनके रिवीजन को स्टार्टिंग कराने की बात करी है दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें आज हम आगे बढ़ते हुए हम आगे पढ़ेंगे शिकारी पौधों के बारे में। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक और कीड़े मकोड़ों को पकड़कर उनका शिकार करते हैं। इनमें से निफेंथिस सबसे ज्यादा फेमस है और ये जो निफेंथिस है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय जैसे राज्य में ढेर सारे पाए जाते हैं दोस्तों। साथ बात यह है कि इनके ऊपर जो है ये जो ढक्कन लगा होता है दोस्तों, ये बंद हो जाता है और ये दूसरे जो जीव होते हैं उनको बुलाने के लिए अपने पास ढेर सारी खुशबू निकालते हैं, ताकि बाकी के जितने भी जीव हैं वो ढेर सारी खुशबू से इनके पास चले आएं। तो एक कविता भी मुझे याद आती है, जो इस कविता जो दी गई है, दैट इज आलू मिर्ची चाय जी, है ना। तो आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, सात समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आम आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को बताती है कविता की कौन सी चीज भारत में कहाँ से आई है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, बताओ दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए कि इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। अमरबेल है, शैवाल है, पिचर प्लांट है या फिर कैक्टस है, बताइए इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, बताइए फटाफट से। याद रखिएगा, इनमें से जो पिचर प्लांट है, राइट, इनमें से जो पिचर प्लांट है, ठीक है, पिचर प्लांट जो है दोस्तों वो एक कीट भक्षी पौधा है, ठीक है, कीट भक्षी पौधा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स ऐसा पौधा है जो स्वयंपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है, बताओ। घटपर्णी हो सकता है, शैवाल हो सकता है, अमरबेल हो सकता है, कवक हो सकता है। एक्स एक ऐसा पौधा है जो स्वयंपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी है। एक्स क्या हो सकता है, एक्स एक घटपर्णी है, शैवाल है, अमरबेल है, कवक है दोस्तों। तो स्वयंपोषी के साथ विषमपोषी है, तो ऑब्वियसली वो एक क्या है दोस्तों, एक घटपर्णी पौधा है, क्योंकि घटपर्णी पौधे के जो पत्ते हैं वो तो भोजन बनाने के काम में आते हैं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, जो उनका मुख है जहां से वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं, वो एक तरीके से विषमपोषी का काम करता है, बिकॉज वहां से वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अब तमाम जीवों को पकड़कर खाने का काम करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता और खाता है, बताइए फटाफट से। इनमें से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है। अमरबेल, गुड़हल, मटका संयंत्र या फिर रफेलसिया, बताइए फटाफट से। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीड़ों को फंसाता है और खाता है। तो ऑब्वियसली दैट इज मटका संयंत्र, है ना। मटका वाला जो है पिचर प्लांट जो होता है मटका वाला, वो पकड़ता है और खाता है दोस्तों। कौन सा पादप कीटों को फंसाता है और भोजन करता है, कीटों को फंसाता है और भोजन करता है। ऑब्वियसली दैट आर घटपर्णी। घटपर्णी पौधे जो होते हैं वो कीटों को फंसाते हैं और क्या करते हैं, उनको उपयोग करते हैं। इनमें से आपको अलग बताना है, बताओ। कैक्टस अलग है, शैवाल अलग है, अमरबेल अलग है या फिर घटपर्णी अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट देन अदर्स, बताइए इनमें से कौन सा अलग है, अलग कौन सा इनमें से, बताइए। इनमें से कैक्टस अलग है, नागफनी अलग है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। निफेंथिस, नीलंबो, ठीक है, निकोटियाना या फिर घटपर्णी, बताओ इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट का भक्षण करने के लिए जाना जाता है। तो दैट इज घटपर्णी पौधा ऐसा पौधा है जो कीट भक्षी पौधा है दोस्तों, याद रखिएगा। मांसाहारी पौधे के जाल ट्रैप में क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड, पाचक एंजाइम, फास्फोलिपिड्स या फिर शाकनाशी, आंसर करिए। मांसाहारी पौधे के जाल ट्रैप क्या होते हैं दोस्तों, बताइए। दे आर पाचक एंजाइम्स, है ना। वो क्या होते हैं दोस्तों, वो पाचक एंजाइम्स होते हैं। मांसाहारी पौधों को कीड़ों की आवश्यकता होती है स्वयं को अन्य पौधों से बचाने के लिए, अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, सहजीवन के लिए। मांसाहारी पौधों का कीड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जो N2 है उसकी मात्रा को पूरा करने के लिए मांसाहारी पौधे जो हैं
वो कीड़ों की आवश्यकता उनको पड़ती है। एथलीटों के लिए उपलब्ध ऊर्जा की तैयार स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। एथलीटों के लिए जो उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है एथलीट्स के लिए फॉर एनर्जी, है ना, फॉर एनर्जी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, C12H20H44, क्या है बताओ? सो सुक्रोज इज C12H22O11 इज बेसिकली सुक्रोज, है ना, ये क्या है? ये सुक्रोज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला पोटास एलम, एक जिसे फिटकरी के रूप में जाना जाता है, वो एक तरीके का क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, मिश्रण है, बताओ पोटाश एलम क्या है? व्हाट इज पोटास एलम? तो पोटास एलम एक तरीके का लवण है दोस्तों, याद रखिएगा। पोटास एलम इज अ काइंड ऑफ लवण, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह बिंदु जिसके बाद कोई पदार्थ जल में नहीं घुलता उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन पॉइंट, डाइल्यूशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, है ना। वो बिंदु जिसमें उसके बाद कोई भी पदार्थ जल में नहीं घुलता दैट इज नॉन एज सैचुरेशन पॉइंट, है ना। क्या कहा जाता है? वो सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सैचुरेशन पॉइंट है जहाँ पर कोई भी पदार्थ जल में नहीं घुलता है दोस्तों, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। किसी पदार्थ के लिए सबसे अधिक पीएच मान क्या हो सकता है? 10, 12, 14, अनंत। किसी भी पदार्थ के लिए सबसे अधिक पीएच मान कितना हो सकता है? 14 हो सकता है। तो पीएच मान 0 से 14 वेरी करता है। 7 इसका जो है दोस्तों बेसिक होता है। 7 से पहले का जो हमारा होगा वो एसिड होगा, 7 से ऊपर का बेसिक होगा, और 7 पर बेसिकली न्यूट्रल रहेगा दोस्तों। 7 पर क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ना एसिड ना बेस। ठीक, चलिए, तो अलग अलग चीजों का पीएच मान आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियोधर्मी तत्व, राइट। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ सेशन ताकि रिवीजन कराना है मेरे को, है ना। तो पीबी यानी जो लेड है वो रेडियोधर्मी नहीं होता। पीओ और जो आरएन है वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे पॉलीबेडिनम और जो है रेडॉन, ये हमारे कैसे होते हैं दोस्तों? ये हमारे रेडियोधर्मी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व में प्रशीतन के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती थी? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फीन या फिर अमोनिया। तो पहले जब प्रशीतन होता था उस समय पर अमोनिया का यूज किया जाता था। किसका? अमोनिया का यूज किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वातावरण में निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन, बताओ इन कौन सी ऐसी गैस है वातावरण में जो नहीं पाई जाती? बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर इज रेडॉन गैस, है ना। रेडॉन गैस जो है वो वातावरण में अक्रिय गैस है जो नहीं पाई जाती, अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, है ना, रेडॉन। वस्तु के सापेक्ष घनत्व क्या है? उसके घनत्व के पानी के घनत्व पर, पानी के घनत्व और उसके घनत्व का अनुपात, पानी के घनत्व और उसके गुणन पर घनत्व का अनुपात, पानी के घनत्व और उसका अनुपात, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वस्तु का सापेक्ष घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व का एक अनुपात है, दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कई बार बताया गया, इताई बीमारी होती है कैडमियम के कारण। ठीक है, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बार बताया गया है कि मिन मात्रा कौन से एलिमेंट की कमी की वजह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का हिमांक क्या है दोस्तों? जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, उबलने वाला पॉइंट पूछा जाएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? जीवाणु कोशिका यानी कि हमारी बात कर रहा है बैक्टीरिया की। जब बैक्टीरिया की जब चर्चा कर रहा है तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की चर्चा कर रहा है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की चर्चा कर रहा है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मौजूद नहीं होता था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद नहीं होता था। ये लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मूर्ख के सोने के रूप में जाना जाता है? आयरन नाइट्राइट, आयरन पिटराइट, आयरन ऑक्साइड, आयरन सेनाइट। तो याद रखिएगा इनमें से दोस्तों आयरन पिराइट को बेसिकली, आयरन पिराइट को, ठीक है,
किसके रूप में जाना जाता है? मूर्ख सोने के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को रिवीजन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कॉल कीजिएगा हमारे इस नंबर पर अगर आप लोग कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं। बिहार वालों के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अन्य छात्र जो इस सेशन को देख रहा है उनके लिए बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।